एक्सरसाइज 9.4 की बात हो रही है। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन 7 में हमसे कहा जा रहा है शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट वन अनदर। पैरेललोग्राम जो है वो उनके बाइसेक्ट एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और सॉरी, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये बात हमें सबसे पहले प्रूफ करनी है। तो पैरेललोग्राम एक फॉर्म कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे बेटा हम पैरेललोग्राम के हमारे पास कोई भी वेक्टर नहीं दिया हुआ पॉइंट्स का। तो मैंने आप लोगों को बताया था जहाँ पे कोई भी वेक्टर नहीं दिया होता वहाँ पे हम वेक्टर सपोज करते हैं। हम क्या करेंगे, ए बी सी का पोजीशन वेक्टर सपोज करेंगे। हम ओरिजिन से इनको कनेक्ट करेंगे। एक हमने पॉइंट ओ ले लिया, बी को ओ से कनेक्ट करेंगे, मतलब ओ बी वेक्टर बनाने के लिए। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है इसको हम स्मॉल बी कह देंगे। ए से कनेक्ट करेंगे, इसका जो पोजीशन वेक्टर है ये स्मॉल है। डी से कनेक्ट करेंगे, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो स्मॉल डी। और सी से कनेक्ट करेंगे तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो स्मॉल सी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो ये वेक्टर सपोज कर लेंगे। लेट ए बी सी एंड डी आर दी पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए बी सी एंड डी vertices of a parallelogram। अब यहाँ पे बेटा क्या काम करें, किस तरीके से हम प्रूव करें कि जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो बेटा हमें यहाँ पे बात प्रूफ करनी होगी कि पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स बन रहे हैं इन दोनों के जो मिड पॉइंट्स हैं वो सेम है। ये चीज़ आप लोग एक्सरसाइज 2.3 में भी प्रूफ कर चुके हैं। तो हमें ए सी का मिड पॉइंट निकालना होगा, हमें बी डी का मिड पॉइंट निकालना होगा, और दोनों को बराबर लाना होगा। हम दोनों को बराबर कैसे लेकर आए बेटा, क्योंकि पैरेललोग्राम की बात हो रही है तो यहाँ पे हम एक कंडीशन लिख लेते हैं जो हमने पिछले सवाल में भी की थी। फॉर पैरेललोग्राम सच दैट, पैरेललोग्राम में क्या होता है कि ये जो वेक्टर है वेक्टर ए बी और वेक्टर डी सी, ये दोनों पैरेलल होते हैं और इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं। मतलब ये दोनों वेक्टर्स इक्वल होते हैं, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। हम इसको इक्वल रख देंगे ए बी और डी सी को। तो वेक्टर ए बी बराबर होगा ओ बी माइनस ओ ए फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, ये होगा ओ सी माइनस ओ डी। अब बेटा ओ बी जो है इसकी जगह पर आ जाएगा स्मॉल बी, ओ ए की जगह आ जाएगा स्मॉल ए, बराबर आ जाएगा ओ सी की जगह स्मॉल सी और ओ डी की जगह डी। अब यहाँ से हम क्या करें, हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, ए को इधर ले आता हूँ, डी को इधर ले जाता हूँ। तो डी उधर जाएगा तो पॉजिटिव डी हो जाएगा, ए उधर जाएगा तो पॉजिटिव ए हो जाएगा। एक कंडीशन तो ये बन जाएगी बी प्लस डी इज इक्वल टू ए प्लस सी। एक और कंडीशन निकाल बना सकते हैं, मतलब डी की अगर वैल्यू निकालें तो वही आएगी ए प्लस सी माइनस बी। तो ये दो कंडीशंस मैंने बना ली हैं, हो सकता है दोनों में से कोई एक इस्तेमाल हो या दोनों इस्तेमाल हो कहीं पर भी। अब बेटा हमें करना क्या है, हमें डायगोनल्स को, मतलब हमें बताना है कि डायगोनल्स का जो मिड पॉइंट है वो इक्वल है। तो हम सबसे पहले हम निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ ए सी।
टू फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC। बेटा मिड पॉइंट निकालना है तो वेक्टर का वही फॉर्मूला लगेगा, डिवीजन वाला, MA प्लस LB अपॉन L प्लस M। AC का मिड पॉइंट निकाल रहे हैं तो A मतलब OA जो है वो स्मॉल a की जगह आएगा, C मतलब OC जो है वो स्मॉल b की जगह आएगा। तो यहाँ पे स्मॉल a OA के बराबर होगा, OA जो है वो A के ही बराबर है, स्मॉल b जो है वो बराबर होगा OC के जो कि बराबर है C के। सही है। L रेशो M क्या इस्तेमाल हुआ क्योंकि मिड पॉइंट की बात हो रही है, तो ये 1 रेशो मतलब 1:1 इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे हमारे पास पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, M की जगह 1, A की जगह A प्लस L की जगह 1, B की जगह C डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC हमारे पास आ जाएगा A प्लस C अपॉन 2 के बराबर। पोजीशन वेक्टर के फर्स्ट स्टेप में बेटा ये हुआ है, देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला है मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें हमें स्मॉल a और स्मॉल b रखना होता है। सही है। स्मॉल a और स्मॉल b हमें यहाँ रखना है और L रेशो M रखना है। L रेशो M तो हमारे पास 1:1 ही होगा क्योंकि मिड पॉइंट है। A और B क्या होगा, जिसके मिड पॉइंट की बात हो रही है, किसके मिड पॉइंट की बात हो रही है, A और C के मिड पॉइंट की बात हो रही है। A पहले लिखा हुआ है, मतलब AC की अगर मैं बात करूं तो A पहले लिखा हुआ है, तो A का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, OA। ये बराबर रखा जाएगा किसके, A के। C बाद में लिखा हुआ है, C का पोजीशन वेक्टर जो है वो क्या होता है, OC। ये किसकी जगह रखा जाएगा, B की जगह। तो पहला वाला A की जगह रखा जाएगा, दूसरा जो भी पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर जो है वो B की जगह रखा जाएगा। अब इसी तरीके से हमने AC का मिड पॉइंट निकाला, हम बात करेंगे BD की, BD का मिड पॉइंट निकालेंगे। टू फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD। मैं अर्तिदा बता रहा हूँ दोबारा, रुको। यहाँ देखो अर्तिदा बेटा, अब हमसे कहा जा रहा है कि हमें मिड पॉइंट ऑफ BD चाहिए है, BD का मिड पॉइंट चाहिए। देखो B और D, B लिखा हुआ है पहले, इनिशियल पॉइंट B है तो B का पोजीशन वेक्टर होगा OB। D जो है वो बाद में लिखा हुआ है, D का पोजीशन वेक्टर होगा OD। जो पहले लिखा है वो स्मॉल a की जगह रखा जाएगा, जो बाद में लिखा हुआ है वो स्मॉल b की जगह रखा जाएगा। सिंपल दैट। तो यहाँ पे OB जो है वो a की जगह रखा जाएगा, मतलब स्मॉल b। OD जो है वो b की जगह रखा जाएगा, मतलब स्मॉल d। L रेशो m आएगा 1:1।
तो हमारे पास आ जाएगा इसका रिजल्ट एम, एक जगह बी, एल, बी की जगह डी, डिवाइड बाय 1+1। पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ डी डी इज इक्वल टू बी प्लस टी अपॉन। आपके सामने है कि ये रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों बराबर नहीं आए हैं। दोनों बराबर कैसे होंगे? इन कंडीशंस की मदद से, या तो ये कंडीशन या इस कंडीशन। तो ऊपर वाली कंडीशन को अगर हम देखें तो ऊपर वाली कंडीशन हमसे कह रही है सिंस बी प्लस डी बराबर है ए प्लस सी के। देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बी डी आ जाएगा, बी प्लस डी की जगह आ जाएगा ए प्लस सी अपॉन 2। नहीं बेटा, जरूरी नहीं होगा। अगर पेपर में सवाल में वेक्टर मेथड लिखा आ जाए तो वेक्टर से जरूरी होगा, वरना आप क्या कहते हैं 2.3 वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इनफैक्ट ये सवाल जो है वो आए भी नहीं है पेपर में। अब बेटा यहाँ पे हम ये कह सकते हैं सिंस मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मिड पॉइंट ऑफ बी डी, दोनों के पोजीशन वेक्टर बराबर है, हम कह देंगे देयरफॉर डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। पहली चीज प्रूव हो गई। अब कहा जा रहा है इसी बात को घुमा दो। Conversely, show that if the diagonals of a quadrilateral bisect one another, अगर quadrilateral के diagonal एक दूसरे को bisect करेंगे, मतलब given condition अब ये है कि bisect करेंगे, मतलब bisect नहीं भी कर रहे हो तो हम equal रखेंगे, then it is a parallelogram। मतलब बात को अब घुमा दिया। अब quadrilateral बनाएंगे, 4 साइडेड फिगर, हमें पता नहीं है कि पैरेललोग्राम है। मतलब समझ लें उन्होंने एक ही सवाल में 2 सवाल ऐड करे हैं। ए का पोजीशन वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर, सी का पोजीशन वेक्टर, डी का पोजीशन वेक्टर। यह जगह ए बी सी डी,
तो ये गिवन कंडीशन क्या है यहाँ पे कि मिड पॉइंट ऑफ AC बराबर होगा मिड पॉइंट ऑफ BD के। हाँ, ये गिवन हो गया है कि मिड पॉइंट ऑफ AC और मिड पॉइंट ऑफ BD निकालना है पहले, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले क्या करा था, पैरेललोग्राम के लिए हमने ऑपोजिट साइड्स को इक्वल रखा था। हमारे पास ये कंडीशन आई थी और इसी कंडीशन की मदद से हमारा रिजल्ट प्रूव हुआ। यहाँ पे अब कह रहे हैं कि अब कंडीशन क्या बनेगी, अब कंडीशन बनेगी कि मिड पॉइंट ऑफ AC और मिड पॉइंट ऑफ BD बराबर हैं। वहां से कंडीशन बनेगी देन पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। मतलब अब काम को थोड़ा सा घुमा दिया। मैं कह रहा हूँ वैसे ही सवाल लेंदी है तो आपको इसको और लेंदी करने की जरूरत नहीं है। गिवन कंडीशन है कि आपके पास मिड पॉइंट ऑफ AC और मिड पॉइंट ऑफ BD इक्वल है। मैं बता दूंगा। गिवन कंडीशन है कि मिड पॉइंट ऑफ AC और मिड पॉइंट ऑफ BD इक्वल है, तो मिड पॉइंट ऑफ AC आया है A+C/2। ये असल रिजल्ट आया है BD का। उसके बाद कंडीशन की मदद से हमने प्रूफ किया था, तो ये रिजल्ट हम यहाँ लिखेंगे कि मिड BD जो है वो ये इक्वल है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, A+C बराबर आ जाएगा B+D के। यहाँ से क्या करेंगे, B को इधर ले आएंगे, सॉरी A को इधर ले जाएंगे, D को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा C, D इधर आएगा तो माइनस का D, C-D इज इक्वल टू B-A। अब ये हमारे पास एक कंडीशन आ गई। इस कंडीशन की वजह से हमें प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के लिए क्या होगा कि ऑपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल आएंगी। बेटा सवाल दो हिस्सों में डिवाइड है, अगर आप सवाल को पढ़ें तो सवाल में पहले लिखा हुआ है कि ये बात प्रूव करो कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब सवाल में बताया हुआ था कि पैरेललोग्राम दिया हुआ है, पैरेललोग्राम दिया हुआ है, मतलब गिवन कंडीशन क्या है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, और हमें ये प्रूव करना था कि डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट कर रहे हैं, वो हमने प्रूव कर दिया। आगे कह रहे हैं कि अब इस बात को घुमा दो कि अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे तो जो फिगर बनेगी वो पैरेललोग्राम होगी। बेटा सवाल में ओ बी हमने क्या सपोज करा है यार, ये देखो ना, ओ बी क्या है, ओ से बी, ओ से बी क्या है, स्मॉल बी। ओ डी क्या है, डी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल डी सपोज किया था ना तो पहले ही। अब बेटा हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, तो पैरेललोग्राम के लिए हमें क्या करना होगा, इक्वल करना होगा इन दोनों को, ए बी और डी सी को, बी सी और ए डी को, दोनों को अगर इक्वल करेंगे ऑपोजिट साइड्स को तो हम कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम। हम यहाँ पे कहते हैं भाई टू फाइंड ए बी, ए बी निकालेंगे since AB is equal to OB minus OA। OB की जगह B, OA की जगह A। ये भी तो बहुत आसानी से आ गया। फिर हम निकालेंगे टू फाइंड, मतलब इसकी जो अपोजिट साइड है DC, मतलब इस वेक्टर के जो AB वेक्टर है इसके अपोजिट जो वेक्टर है वो DC है। DC बराबर है OC माइनस OD के। OC की जगह स्मॉल सी, OD की जगह स्मॉल डी। मैंने जैसे कहा कि बराबर प्रूफ करना है हमें इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, तो हम यहाँ कंडीशन इस्तेमाल करेंगे C माइनस डी।
ये लिखा हुआ है कि सी माइनस डी बी माइनस ए के बराबर है। सिंस सी माइनस डी इज इक्वल टू बी माइनस ए, देयरफॉर डी सी इज इक्वल टू सी माइनस डी की जगह आ जाएगा बी माइनस, और ए बी जो है वो इक्वल हो जाएगा डी सी। इसी तरीके से साइड बी सी और साइड ए डी को बराबर लाएंगे। बी सी बराबर है ओ सी माइनस ओ डी के। साइड बी सी हो जाएगी सी माइनस बी। अब इसी के जो ऑपोजिट वेक्टर है वो ए डी है, ये निकालेंगे। ए डी के लिए ए डी बराबर है ओ डी माइनस ओ ए के। ए डी बराबर है डी माइनस ए के। अब बेटा बी सी और ए डी को के बराबर प्रूफ करना है, तो हम वही करेंगे जो कंडीशन हमने निकाली है उसकी मदद लेंगे। कंडीशन है सी माइनस डी इज इक्वल टू बी माइनस ए। हमें ए डी चाहिए तो डी हम ले आएंगे इधर, और हम बी सी बी उधर ले लेंगे। तो बी उधर जाएगा तो माइनस का बी इज इक्वल टू डी पॉजिटिव माइनस ए। बेटा यहाँ पे हम कंडीशन रख देंगे, मतलब डी माइनस ए की जगह आ जाएगा सी माइनस बी। क्वाड्रिलेटरल बनाया मैंने ये। ए डी हमारे पास आ जाएगा सी माइनस बी के बराबर। तो ये भी हमारे पास बराबर आ जाएगा, देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू ए डी। तो ये बात भी प्रूव हो जाएगी कि ये पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अच्छा बेटा देखें, सवाल में ये था कि सवाल में सबसे पहले कहा जा रहा था कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। सही है। जी ये पूरा क्वेश्चन 7 है, पूरा का पूरा। हाँ मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो बेटा इस सवाल में कह रहे थे कि जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ये बात प्रूफ करनी है। सही है। तो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम गिवन कंडीशन थी, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम के अंदर ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। मतलब ए बी और डी सी इक्वल होता है, दोनों वेक्टर्स इक्वल होंगे। तो हमने यहाँ पे क्या करा, गिवन कंडीशन के तहत ए बी जो है वो फॉर पैरेललोग्राम, गिवन कंडीशन है पैरेललोग्राम है, तो जब भी सवाल में पैरेललोग्राम लिखा होगा वेक्टर्स के, तो ए बी डी सी के बराबर हो जाएगा। ए बी मीन्स ओ बी माइनस ओ ए, डी सी मीन्स ओ सी माइनस ओ डी। तो ये b माइनस ए बराबर आ गया c माइनस डी के, मतलब b प्लस डी को उधर ले आए, a को उधर ले गए, तो b प्लस डी बराबर आ गया a प्लस सी के। तो मैंने b की वैल्यू b प्लस डी बराबर निकाल लिया a प्लस सी के, या फिर d की वैल्यू निकाली।
फिर मैंने क्या करा, मिड पॉइंट निकाला किसका भाई, ए सी का, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, डायगनल्स की। तो डायगनल है एक ए सी और एक डायगनल है बी डी। तो हमें ए सी और बी डी का जो मिड पॉइंट है वो इक्वल लाना होगा। तो ए सी का मिड पॉइंट निकाल रहे हैं, आर बराबर है एम ए प्लस एल बी अपॉन एल प्लस एम। तो बेटा एल रेशो एम जो है वो 1:1 हो गया इस्तेमाल। ए सी की बात हो रही है तो ए जो है वो इनिशियल वेक्टर है, मतलब स्मॉल ए की जगह ए रखा जाएगा, स्मॉल बी की जगह सी रखा जाएगा, क्योंकि सी फाइनल वेक्टर है। तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो ए प्लस सी अपॉन टू आ गया। बेसिकली ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन इस्तेमाल की जाएगी कहाँ पर, मिड पॉइंट्स को सेम करने के लिए। मतलब ए सी का और बी डी का जो मिड पॉइंट आएगा उसको सेम करने के लिए इस कंडीशन का हम इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या करा, टू फाइंड पोजीशन वेक्टर और मिड पॉइंट ऑफ बीटी। अब मिड पॉइंट ऑफ बीटी की बात करी तो बी इनिशियल वेक्टर है, तो ए की जगह बी रखा जाएगा, फाइनल वेक्टर डी है तो बी की जगह डी रखा जाएगा। एल रेशो एम 1:1 इस्तेमाल होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ बी डी आ गया हमारे पास क्या, बी प्लस डी अपॉन टू। अब बेटा मैंने वही कहा कि अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल नहीं आएगी तो हम इस कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे। तो इस कंडीशन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बी प्लस डी बराबर है ए प्लस सी के, तो बी प्लस डी की जगह हमने ए प्लस सी रख दिया। तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी मिड पॉइंट ऑफ बी डी बराबर आ गया, देयरफॉर डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। ये सवाल यहाँ पे इसका आधा पार्ट कंप्लीट हो गया। आगे फिर कह रहे हैं हमसे कि जो क्वाड्रिलेटरल है अगर उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करें, मतलब अब कह रहे हैं कि अगर डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करें एक दूसरे को, मतलब ए सी का मिड पॉइंट और बी डी का मिड पॉइंट अगर सेम हो जाए तो ये पैरेललोग्राम बनेगा। तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी और मिड पॉइंट ऑफ बी डी बराबर दिया हुआ है। अब पिछले पार्ट को थोड़ी देर के लिए अगर हम भूल जाएं तो अब हमें इसमें एक नए तरीके से काम करना है। मैंने क्या करा कि मिड पॉइंट ऑफ ए सी पहले से निकाला हुआ था तो मैंने वो यहाँ रख दिया, ए प्लस सी अपॉन टू। मिड पॉइंट ऑफ बी डी निकाला हुआ था तो बी प्लस डी अपॉन टू लिख दिया। हाँ मैं कर रहा हूँ राइट। सही है। तो हमने मिड पॉइंट ऑफ ए सी को और मिड पॉइंट ऑफ बी डी को दोनों को बराबर रख दिया, टू से टू कैंसिल हुआ, ए प्लस सी बराबर आ गया बी प्लस डी के। डी को उधर बी ए को उधर ले गए और डी को उधर ले गए, तो सी माइनस डी बराबर आ गया बी माइनस ए के। हमें अब क्या करना है, पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो पैरेललोग्राम के लिए क्या होगा, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, ऑपोजिट वेक्टर्स इक्वल होंगे, मतलब ए बी और डी सी वेक्टर इक्वल होगा, बी सी और ए डी वेक्टर इक्वल होगा। ये जो कंडीशन आई है इस कंडीशन की मदद से हमें इक्वल करना होगा। तो हमने ए बी वैक्टर निकाला बी माइनस ए, डी सी वेक्टर निकाला सी माइनस डी, आ गया। दोनों बराबर नहीं है, बराबर करने के लिए क्या करा हमने, फौरन से इस कंडीशन को यहाँ लिख दिया। तो भाई इसकी जगह हमारे पास क्या आ गया, इसकी जगह हमारे पास आ गया बी माइनस ए। बी माइनस ए आ गया, ए बी और डी सी बराबर हो गया। इसी तरीके से हमने क्या करा, बी सी निकाला, ए डी निकाला, ए डी और बी सी बराबर नहीं आ रहे तो हमने इस कंडीशन का इस्तेमाल कर लिया। इस कंडीशन से दोनों ही बराबर आ गए, तो ये प्रूव हो गया कि एक पैरेललोग्राम है। इसको कॉपी कर लें जल्दी से।
सही है बेटा, राइट पे या और करना है? जरूरी नहीं है कन्वर्सली के बाद की फिगर बनाना। नहीं सुधरा बेटा, इसके अलावा कोई डायग्राम नहीं बनाया। लिखा हुआ एबीसी ऐसा पैरेललोग्राम इसको। भाई ये लास्ट क्लास करनी है हमें। अगर कुछ रह जाएगा तो मैंने सरगम को कहा है कि मैं वीडियो दे दूंगा बना के उसकी। कर लिया कॉपी सबने?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बात हो रही है, show that the line joining the vertex of a parallelogram to the midpoint of an opposite side trisects the diagonal and itself trisected there at। ये तो हमें पता है कि ए बी सी का जो पोजीशन वेक्टर है स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी होगा। कह रहे हैं वर्टेक्स को, the line joining the vertex of a parallelogram to the opposite to the midpoint of an opposite side। तो इसके जो ऑपोजिट साइड है इसके मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, मतलब ये जो ई है ये इसका मिड पॉइंट होगा। ट्राइसेक्स दी डायगोनल, कह रहे हैं ट्राइसेक्ट करती है डायगोनल को, मतलब ये जो डायगोनल है ये वाला इसको ट्राइसेक्ट कर रही होगी। एंड इज इटसेल्फ ट्राइसेक्टेड देयर एट, मतलब डायगोनल को भी ट्राइसेक्ट कर रही होगी और ये अपने आप को भी ट्राइसेक्ट कर रही होगी। मतलब डायगोनल का पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन और ए का पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन बराबर होना चाहिए। सबसे पहले तो हम यहाँ पे ई निकालेंगे। टू फाइंड ओ ई, अच्छा शुरू में वही लाइन लिख देंगे, लेट स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी एंड स्मॉल डी आर दी position vectors of a parallelogram या of A B C D vertices of a parallelogram। ओ ई निकालना है, मतलब ई जो आपको पता है कि मिड पॉइंट है बी डी का, तो आर बराबर है एम ए प्लस एल बी अपॉन एल प्लस एम। बेटा ओ ई जो है किसका मिड पॉइंट है, ई जो है मिड पॉइंट है बी सी का, तो बी इनिशियल पॉइंट है और सी फाइनल पॉइंट है। तो स्मॉल ए की जगह बी आएगा, स्मॉल बी की जगह सी आएगा, एल रेशो एम इस्तेमाल होगा 1:1। तो हमारे पास ओ ई जो है एम की जगह आ जाएगा 1, ए की जगह आ जाएगा बी, एल की जगह आ जाएगा 1, बी की जगह आ जाएगा सी डिवाइडेड बाय 1+1 मीन्स ओ ई इक्वल आ जाएगा बी प्लस सी अपॉन 2 के। अब क्या करेंगे, टू फाइंड, हमें पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन निकालना होगा बी डी का भी और ए ई का भी।
बेटा आपको पता है कि पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन के लिए रेशो क्या क्या इस्तेमाल होता है, या तो 1:2 इस्तेमाल होता है या 2:1 इस्तेमाल होता है, दोनों में से कोई एक इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे हमें देखना होगा कि कौन सा हम इस्तेमाल करें। पॉइंट ये रहा, सही है। अगर मैं इसको इनिशियल पॉइंट लेता हूँ, इसको डिवीजन पॉइंट लेता हूँ, तो आपके सामने ये है कि ये जो लेंथ है ये वाली और ये जो लेंथ है, दोनों में बहुत फर्क है। ये बड़ी है लेंथ, मतलब इस पॉइंट तक जो लेंथ आ रही है ये लेंथ, ये लेंथ क्या कहते हैं, बड़ी लेंथ है एज कंपेयर टू इस लेंथ के। जो बड़ी लेंथ है वो 2 कंसीडर होगी, जो छोटी लेंथ है वो 1 कंसीडर होगी रेशो के लिए। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं ए ई का जो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है उसको नाम दे देते हैं हम एफ का, ओ एफ। लेट एफ बी द पॉइंट which divides the join of AE in ratio 2:1। here डिवाइड कर रहा है AE को, तो A इनिशियल पॉइंट है, मतलब OA जो है स्मॉल a के बराबर होगा। E फाइनल पॉइंट है, तो B जो है किसके बराबर होगा, OE के, और OE आपके सामने है B+C/2 है। L/M इस्तेमाल होगा 2:1। फॉर्मूले में रखेंगे वैल्यूज, OF आ जाएगा हमारे पास M की जगह 1, A की जगह A प्लस L की जगह 2 और B की जगह B+C/2 डिवाइड बाई 2+1, 2 से 2 कैंसिल, OF आ जाएगा A+B+C/3 के। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, BD का पॉइंट ऑफ डिवीजन निकालेंगे। BD मैं नाम दे रहा हूँ उसको F के बाद G का नाम दे रहा हूँ। अभी हमें नहीं पता कि बराबर आएंगे नहीं आएंगे, अभी हम दोनों अलग अलग कंसीडर करके निकालेंगे। लेट G बी द पॉइंट which divides the join of BD। अब रेशो क्या होगा BD के लिए, B से डिवीजन पॉइंट तक का जो फासला है ये कम है एज कंपेयर टू दिस, तो ये बड़ा वाला 2 हो जाएगा, छोटा वाला 1 हो जाएगा, मतलब BD के लिए 1:2 इस्तेमाल होगा। वन रेशो टू। अगर DB कंसीडर करता है तो फिर क्या होता है 2:1, क्योंकि BD कंसीडर कर रहा हूँ तो 1:2 होगा। B इनिशियल पॉइंट है, तो हमारे पास OB जो है वो स्मॉल a के बराबर होगा। D फाइनल पॉइंट है, तो B की जगह OD आएगा जो कि स्मॉल d के बराबर है। L/M इस्तेमाल होगा 1:2। तो आपके सामने है कि आपके पास OG जो है वो बराबर आ रहा है M की जगह 2, B A की जगह B, L की जगह 1, D divided by 1+2 means OG is equal to 2B plus D/3। मसला क्या आ रहा है बेटा, OF और OG बराबर आना चाहिए था, बराबर नहीं आया। बराबर लाना होगा। हम एक चीज भूल रहे हैं जो हमने इस्तेमाल यहाँ नहीं करी। सवाल में बताया गया था कि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट वेक्टर्स इक्वल होते हैं, मतलब जो AB होगा वही DC होगा। हम यहाँ लिखेंगे फॉर पैरेललोग्राम। आप ये कंडीशन पहले निकाल लें बाद में निकाल लें, आपकी मर्जी है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, AB बराबर होता है DC के, तो ये हो जाएगा OB माइनस OA और ये आ जाएगा OC माइनस OD।
ओ बी की जगह स्मॉल बी, ओ सी की जगह स्मॉल ए, ओ सी की जगह सी, ओ डी की जगह स्मॉल डी। यहाँ पे डी आया हुआ है और इस आंसर में डी नहीं है, तो यहाँ पे हम डी रखेंगे। डी की वैल्यू निकालेंगे, डी इधर आ जाएगा पॉजिटिव, ए उधर गया, बी उधर गया और सी, डी की ये वैल्यू आ गई। देयरफॉर ओ जी बराबर आ जाएगा 2b प्लस, इस डी की जगह हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी प्लस सी अपॉन 3। तो यह आ गया a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3। Since OF is equal to OG, therefore line नहीं लिखते, इसको लिखते हैं AE and BD are trisected each other, are trisected लिख देते हैं each other छोड़, hence proof। कॉपी करना है इसको, कोई मसला है तो पूछना। बेटा लिखा हुआ तो है कि OG और OF क्या है, देखो पढ़ो तो उसको। OG क्या है, OF क्या है? F जो है वो डिवीजन पॉइंट है AE का, और G जो है वो डिवीजन पॉइंट है किसका, BD का। लिखा हुआ है, आप डायग्राम पे मतलब इस बोर्ड को गौर से पढ़ो तो आपको समझ आएगी ये बात।
बेटा शर्मीन यहाँ पे ये कंडीशन है, मतलब ये रिजल्ट आया था इसमें डी की जगह, मतलब 2b आपने लिखा यहाँ पे, फिर डी लिखा था, उस डी की जगह आ गया a माइनस बी प्लस सी, फिर सॉल्व हुआ ये। तो 2b जो है हमने ये वाला उठाया। बेटा सवाल में लिखा है ए ई और बी डी आर ट्राइसेक्टेड, दोनों ट्राइसेक्ट हो रहे हैं, मतलब तीन बराबर के हिस्सों में ब्रेक हो रहे हैं। ट्राइसेक्टेड का मतलब यही होता है ना, तीन बराबर के हिस्सों में ब्रेक होना, मतलब दोनों का पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन क्योंकि सेम है, तो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन सेम होने की वजह से लाइन क्या होगी, ट्राइसेक्टेड होगी। तो ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल पे। हाँ बेसिकली एफ और जी जो है वो एक ही पॉइंट है, हमने अलग अलग कंसीडर करके निकाले हैं, लेकिन लाना सेम ही था क्योंकि सवाल में कह रहे थे कि ट्राइसेक्टेड हो रहा है, ट्राइसेक्टेड मीन्स इनका पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 10 समझिएगा या आप लोग खुद करेंगे होमवर्क में, मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है शो दैट the lines joining the midpoints of adjacent sides of a quadrilateral form a parallelogram। मतलब क्या बेटा, क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है सबसे पहले तो यहाँ पे, मतलब फोर साइडेड फिगर की बात हो रही है। कह रहे हैं क्वाड्रिलेटरल है, एक फोर साइडेड फिगर है, बस एक हमने ऐसी फिगर बना ली, ए बी सी डी कह दिया। कह रहे हैं इसके जो मिड पॉइंट्स हैं, इसके जो मिड पॉइंट्स हैं
इनको मिलाने वाली लाइंस, इसके मिड पॉइंट को ई कह दिया, इसको एफ कह दिया, इसको जी कह दिया, इसको एच कह दिया, कह रहे हैं इनको मिलाने वाली लाइंस। कह रहे हैं ये जो लाइंस हैं, ये लाइंस बेसिकली एक पैरेललोग्राम बना रही हैं, ये बात प्रूव करनी है। मतलब हमें ये प्रूव करना है कि जो फिगर है, ये फिगर ये पैरेललोग्राम है। अब इस फिगर को पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करें? सबसे पहले तो पॉइंट टी एफ जी निकालना होगा, मतलब करा ही देता हूँ मैं ये। तो फाइंड ओ ई, सबसे पहले वो लाइन यहाँ पे लिखेंगे, भूल गया मैं लिखना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट ए बी सी एंड डी आर दी position vectors of point A, B, C and D of a parallelogram। सबसे पहले हम निकालेंगे टू फाइंड ओ ई। तो ई जो है, लेट ई बी द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, मतलब वेक्टर ए बी। तो यहाँ पे R इज इक्वल टू एम ए प्लस एल बी अपॉन एल प्लस एम। हेयर ए बी को डिवाइड कर रहे हैं तो ए ही रहेगा, वो ए जो है वो ओ ए की बराबर, मतलब ओ ए जो है वो ए के बराबर ही रहेगा, और बी जो है वो ओ बी के बराबर होगा, और ओ बी जो है वो बी के बराबर ही है। एल रेशो एम 1:1 है। हमारे पास ये आ जाएगा ओ ई इज इक्वल टू 1 a+1 b अपॉन 1+1 मीन्स ओ ई इज इक्वल टू a+b/2। फिर उसके बाद एफ निकालेंगे, मतलब टू फाइंड ओ एफ। तो लेट एफ बी द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी। बी अब इनिशियल पॉइंट है, तो स्मॉल ए की जगह बी आएगा। सी फाइनल पॉइंट है, तो स्मॉल बी की जगह सी आएगा। एल रेशो एम 1:1 इस्तेमाल होगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा ओ एफ इज इक्वल टू 1b+1c/2, मतलब 1+2। ओ एफ आ जाएगा हमारे पास b+c/2। ओ एफ के बाद हम निकालेंगे जी, ओ जी। ओ जी के लिए लेट जी बी द मिड पॉइंट ऑफ, लेट जी बी द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। सी पहले लिखा है, तो ओ सी जो है वो ए के बराबर होगा,
डी बाद में लिखा है तो ओ डी जो है वो बी के बराबर होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा ओ जी इज इक्वल टू 1 सी प्लस 1 डी अपॉन 1 + 1। तो ओ जी आ जाएगा सी प्लस डी अपॉन 2। अब एच निकालेंगे टू फाइंड ओ एच। लेट एच बी द मिड पॉइंट ऑफ ए डी या डी है। हेयर इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट डी है, तो ओ डी हो जाएगा बी। 1:1 इस्तेमाल होगा और हमारे पास ओ एच आ जाएगा ए प्लस डी अपॉन 2। अब बेटा ये सारी वैल्यूज तो हमारे पास आ गई हैं, हमें प्रूफ करना है कि पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के लिए हम क्या करेंगे, हमें कोई गिवन कंडीशन चाहिए। तो सिंस दी, अभी नहीं लिखते, चलिए लाइन बाद में लिखेंगे। सिंस द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल। तो बेटा हम यहाँ पे कंडीशन जो इस्तेमाल करेंगे वो यही कंडीशन इस्तेमाल करेंगे कि डायगोनल्स के जो मिड पॉइंट्स हैं वो इक्वल होते हैं। उसी कंडीशन के तहत जो है वो हम इसको प्रूव कर पाएंगे कि ये पैरेललोग्राम है, वरना ये हम प्रूव नहीं कर सकते कि ये पैरेललोग्राम है। हमें यहाँ डायगोनल्स भी बनाने होंगे पैरेललोग्राम के अंदर। एक डायगोनल होगा एच एफ, एक डायगोनल होगा जी ई, दोनों का जो मिड पॉइंट है वो सेम होगा। तो हमें सबसे पहले निकालना होगा टू फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ एच एफ। हेयर एच जो है वो इनिशियल है, तो ओ एच जो है वो ए की जगह आएगा। ओ एच मीन्स ए प्लस टी अपॉन 2, और बी जो है वो होगा ओ एफ के, और एफ की जगह आएगा बी प्लस सी अपॉन 2। रेशो वही 1:1 इस्तेमाल होगा। तो हमारे पास एच एफ जो है वो आएगा 1 ही रखते हैं, हमें पता ही है 1:1 में क्या होता है कि ये दोनों वैल्यूज ऐड हो जाती हैं, डिवाइड बाई 2। डायरेक्ट कर रहा हूँ, ए प्लस डी अपॉन 2 प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 2। तो एच एफ के लिए हमारे पास आ जाएगा ए, एलसीएम ले लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 फिर डिवाइडेड बाई 2। तो एच एफ आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 4। एच एफ के बाद निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ एच एफ। मैंने लिखना भूल गया यहाँ पे, मिड पॉइंट भी लिखिएगा, मिड पॉइंट फिर हम निकालेंगे टू फाइंड एच एफ के बाद ई एफ ई जी। टू फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ई जी।
ई जी के लिए ई इनिशियल पॉइंट है तो ओ ई जो है वो ए की जगह आएगा। ओ ई मीन्स ए प्लस बी अपॉन टू, और बी जो है हमारे पास ओ जी होगा। ओ जी हमारे पास है सी प्लस डी अपॉन टू। एल रेशो एम वन रेशो वन वही फॉर्मूले में रख देंगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पी जी बराबर आएगा ए प्लस बी अपॉन टू। तो ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन फोर अपॉन अपॉन टू अपॉन टू सॉरी। और ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन फोर। अच्छा बेटा, मैंने पहले सोचा था कि मैं डायगनल्स को इक्वल रखूंगा फिर उसके बाद अपोजिट साइड्स इक्वल प्रूव करूंगा, लेकिन यहाँ तो डायगनल्स के जो मिड पॉइंट्स हैं वो खुद ही इक्वल आ गए हैं, आपके सामने हैं। खुद ही इक्वल आने का मतलब ये है कि डायगनल्स जो है वो खुद ब खुद बाइसेक्ट कर रहे हैं, और डायगनल्स बाइसेक्ट करने का मतलब ये है कि ये फिगर पैरेललोग्राम कहलाएगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिंस पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ एच एफ इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ई जी, therefore diagonals are bisect each other thus thus E F G H is a parallelogram। तो ये प्रूव हो गया हमारे पास।
बता दूं? तो बहुत कम रह गया बेटा, रिलीज ही करना। नहीं नहीं नहीं, तो सर लोग कह रहे हैं। जल्दी कॉपी करो यार, दोबारा ले आया। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन 9 में कहा जा रहा है, इन आर ट्रेपेजियम शो दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट। ट्रेपेजियम मतलब ट्रेपेजॉइड की बात हो रही है यहाँ पे। ट्रेपेजॉइड तो आप लोगों को पता है ना क्या है। इस फिगर को ट्रेपेजॉइड कहते हैं। अच्छा बेटा, पैरेललोग्राम था तो हम गिवन कंडीशन क्या रख रहे थे, जरा मैं कंडीशन समझा दूं फिर सवाल पे जाऊंगा। पैरेललोग्राम था तो हम गिवन कंडीशन क्या रख रहे थे कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, मतलब ये ए बी और डी सी दोनों को हम इक्वल रख रहे थे, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं और इक्वल इन लेंथ भी हैं। इक्वल इन लेंथ भी हैं और पैरेलल भी है, तो हम जो है कि कहते हैं इसको ये कहेंगे। मिसाल के तौर पे अगर हम ट्रेपेजॉइड की बात करें तो ट्रेपेजॉइड के अंदर हमारे पास ए बी और सी डी डी सी है। मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ए बी मिसाल डी सी मिसाल के तौर पे 5 यूनिट्स हैं, और बी डी ए बी की जो लाइन है मिसाल के तौर पे ये है 15 यूनिट्स। बात को समझिएगा मैं क्या बात समझाना चाह रहा हूँ। भाई खत्म करानी है पूरी।
मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि इन दोनों की ये जो साइड्स हैं ए बी और डी सी पैरेलल है, मतलब ये बात तो हम कह सकते हैं कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी के सामने, लेकिन लेंथ दोनों की इक्वल नहीं है। मतलब ए बी की लेंथ और डी सी की लेंथ हम इक्वल अभी नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि ए बी की लेंथ है 15 और डी सी की लेंथ है 5, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकती। क्या दोनों को इक्वल किया जा सकता है? अगर मैं इस 5 को मल्टीप्लाई करा दूं 3 से, तो 15 इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। मतलब आपको ये बात पता है कि ए बी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? 3 डी सी के। मतलब ए बी जो है वो डायरेक्ट डी सी के इक्वल नहीं हो सकता, लेकिन अगर मैं डी सी से एक नंबर मल्टीप्लाई करा दूं तो ये जो है इसके बराबर हो जाएगा। मतलब क्योंकि अगर मैं बात करूं डी सी और ए बी की, तो ए बी जो है वो क्या है, 3 टाइम्स ज़्यादा है डी सी से। क्योंकि ए बी की लेंथ को की जगह अगर मैं 15 रख रहा हूँ उसकी लेंथ को, और डी सी की जगह 5 रख रहा हूँ, तो इस सूरत में दोनों इक्वल हो सकते हैं, डायरेक्ट दोनों इक्वल नहीं हो सकते। मतलब नहीं, मैं इक्वल करने की बात कर रहा हूँ। सही है, पैरेलल की कंडीशन क्या है, बात को गौर से समझना। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, दो लाइंस पैरेलल हैं, क्योंकि मुझे कंडीशन बनानी है। जब भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं ए बी और बी सी, मतलब ए बी और मिसाल के तौर पे डी सी, ये दो लाइंस पैरेलल हैं और दोनों की लेंथ इक्वल नहीं है, तो वेक्टर्स के अंदर पैरेलल की कंडीशन क्या है कि ए बी जो है वो बराबर है लैम्डा टाइम्स डी सी के। मतलब ए बी जो है वो बराबर है लैम्डा टाइम्स डी सी के। मतलब यहाँ पे नंबर कोई भी आ जाए, अगर इक्वल टू की साइन आ रही है बीच में, तो इसका मतलब है कि ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं। तो ये पैरेलल की एक जनरल कंडीशन है वेक्टर्स के अंदर, कि अगर दो वेक्टर्स की बात हो रही है ए बी और डी सी की, तो ए बी और डी सी दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल करने के लिए मैंने यहाँ पे 3 लिखा। मैं दोनों पैरेलल हैं और दोनों को इक्वल करने के लिए मैंने यहाँ पे 3 लिखा। बेसिकली ये 3 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? लैम्डा को। कि भाई ए बी और डी सी एक्चुअल में तो बराबर नहीं हो सकते क्योंकि ये ट्रेपेजॉइड है, लेकिन अगर हम DC को 3 से मल्टीप्लाई करा दें, मतलब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करा दें, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। मतलब DC को अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करा दें, तो नंबर से मल्टीप्लाई होने की वजह से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये लैम्डा बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि स्केलर को, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है एक नंबर को, एक ऐसा नंबर जो कि DC से मल्टीप्लाई हो तो दोनों को बराबर कर दे। इसका हरगिज मतलब नहीं है कि ए बी और DC बराबर हो जाएंगे, क्योंकि अगर दोनों को बराबर करना हो तो बेसिकली फिगर ही चेंज हो जाएगी। पैरेलल की कंडीशन कहती है कि दोनों के दरमियान में इक्वल टू की साइन आ सकती है। आ सकती है, दोनों के दरमियान में इक्वल टू की साइन आने का मतलब ये है कि ये दोनों के दोनों पैरेलल हैं। तो दो वेक्टर्स के दरमियान में अगर इक्वल टू की साइन आती है तो दो वेक्टर्स हमेशा पैरेलल वेक्टर्स कहलाते हैं। अगर यहाँ कोई नंबर लिखा हुआ है तो नंबर लिखने का मतलब है कि इन दोनों की लेंथ इक्वल नहीं है, नंबर की वजह से हम इक्वल कर रहे हैं। अगर मतलब 1 के अलावा कोई नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर ए बी और डी सी के साथ 1 लिखा हुआ है, तो 1 लिखने का मतलब है कि इन दोनों की लेंथ भी इक्वल है और ये दोनों पैरेलल भी हैं। अगर यहाँ पे कोई भी नंबर 3, 4, 5 कुछ भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि असल में ए बी और डी सी तो बराबर नहीं है, लेकिन इस नंबर से मल्टीप्लाई करने पे हमने इन दोनों को बराबर कर दिया। तो ये फिगर के अंदर ये दोनों बराबर नहीं होंगे। तो मेरा मकसद ये है कि ट्रेपेजॉइड कहीं पर भी आएगा तो आपको वहाँ पे एक कंडीशन याद रखनी है जो कि इस्तेमाल करनी है। वो कंडीशन है ए बी इज इक्वल टू लैम्डा डी सी। बस पैरेललोग्राम में तो हम डायरेक्ट ए बी इज इक्वल टू डी सी रखते थे क्योंकि दोनों की लेंथ इक्वल होती थी इसीलिए। लेकिन ट्रेपेजॉइड में ऐसा नहीं होगा कि दोनों की लेंथ इक्वल हो, तो हमें कंडीशन इस्तेमाल करनी होगी ए बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डी सी। तो सवाल में बात हो रही थी ट्रेपेजॉइड की। हाँ ना, लेंथ इक्वल नहीं होगी असल में।
लेंथ इक्वल हमने अब खुद से करी अपनी मर्जी से, वो भी एक कंडीशन में करी। फिगर में हम इक्वल नहीं कर रहे, कंडीशन को इक्वल करने के लिए हमने उसको मल्टीप्लाई कराया। ऑब्वियसली वो फिगर चेंज हो जाएगी। बेसिकली जो इक्वल टू की कंडीशन वेक्टर में यूज होती है, ये पैरेलल के लिए इस्तेमाल होती है। पार्ट वन, 9 का पार्ट वन क्या कह रहा है? 9 के पार्ट वन में हमसे कहा जा रहा है जी जी बिल्कुल पैरेलल होंगे। मतलब यहाँ पे इसका मतलब ये है ना कि अगर लिखा हुआ है ए बी 3 टाइम डी सी, ए बी लैम्डा टाइम डी सी, तो इसका मतलब है कि फिगर में ए बी और डी सी बराबर नहीं है। ए बी और डी सी बराबर नहीं है क्योंकि एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। एक नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब है कि फिगर में ये लोग इक्वल नहीं होंगे। ये नंबर इसलिए लिखा गया है ताकि दोनों को पैरेलल बनाया जा सके। अब बेटा यहाँ पे सवाल में कहा जा रहा है इन अ ट्रेपेजॉइड इन अ ट्रेपेजियम show that the line joining the midpoints of the diagonal is parallel to the parallel sides and half of their difference। कहा जा रहा है show that the line joining the midpoints of sorry the line joining the midpoints of the diagonal, तो उसमें दो डायगनल्स बनेंगे। एक डायगनल बनेगा ए सी, एक डायगनल बनेगा बी डी। कह रहे हैं इन डायगनल्स के जो मिड पॉइंट्स हैं, डायगनल्स के जो मिड पॉइंट्स हैं इनको बनाने मिलाने वाली लाइन, मतलब ये जो लाइन, ये लाइन, ये पैरेलल होगी इन दोनों के। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? हमें इस सवाल में सबसे पहले मिड पॉइंट निकालना होगा। हमें मिड पॉइंट निकालना होगा ए सी का, ए सी के मिड पॉइंट को ई कह दिया। हमें बी डी का निकालना होगा मिड पॉइंट, इसको एफ कह दिया। वही करेंगे, लेट ए बी सी एंड डी आर दी position vectors of A, B, C, D of a trapezium। To find OE पोजीशन निकालेंगे OE का, मतलब E का पोजीशन वेक्टर। लेट E be the midpoint of side AC, ये लाइन AC। Since R is equal to MA plus LB upon L plus M, here AC की बात हो रही है तो A जो है वो A के बराबर ही होगा। C बाद में लिखा हुआ है तो C जो है वो B के बराबर होगा। और L रेशो M 1:1 इस्तेमाल होगा। तो हमारे पास OE आ जाएगा MA प्लस LB डिवाइडेड बाय L प्लस M। OE आ जाएगा A प्लस C/2। फिर उसके बाद हम निकालेंगे टू फाइंड OF। लेट F be the midpoint of BD। B पहले लिखा हुआ है तो हमारे पास A की जगह OB रखा जाएगा, तो जो B है
और बी की जगह हम रखेंगे ओ डी जो कि डी के बराबर है। एल रेशो एम इस्तेमाल होगा 1:1। हमारे पास ओ एफ आ जाएगा बेटा, ओ एफ आ जाएगा हमारे पास 1 MA LB डिवाइडेड बाय L+M। तो ओ एफ आ गया हमारे पास B+D/2। बेटा मिड पॉइंट तो ई कहलाएगा ना, ओ ई जो है वो ई का पोजीशन वेक्टर होगा। बेसिकली फॉर्मूला पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए यूज किया जाता है। अब ये दोनों आ गए, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी इसकी, ई एफ होगी। कह रहे हो पैरेलल है ए बी के भी और डी सी के भी, तो हम लिखते हैं फॉर ट्रेपेजॉइड ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम के बारे में क्या पता है हमें, ये कंडीशन हमेशा इस्तेमाल होगी ए बी लैम्डा डी सी। ए बी की जगह आ जाएगा ओ बी माइनस ओ ए, डी सी की जगह आएगा ओ सी माइनस ओ डी। हमारे पास आ जाएगा बी माइनस ए इज इक्वल टू लैम्डा सी माइनस डी। ये कंडीशन बेसिकली इस्तेमाल होगी सवालात में प्रूफ करने के लिए। हम यहाँ पे निकालेंगे, हमें तीनों को पैरेलल लाना है, हमें ए बी को, डी सी को और ई एफ को, तीनों को पैरेलल लाना है। बेटा लैम्डा फॉर नंबर, मैंने आपको बताया था ना कि अगर ए बी बराबर है 15 के और डी सी बराबर है 5 के, तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है। इन दोनों को इक्वल कैसे किया जा सकता है कि अगर मैं 5 को 3 से मल्टीप्लाई करा दूं, तो इसका मतलब है कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, फिर इक्वल हो जाएंगे। लैम्डा बेसिकली इस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा नंबर जो इससे मल्टीप्लाई हो और दोनों की लेंथ को इक्वल कर दे। फिगर में इक्वल नहीं होगी, ये हमारी एक सपोजिशन होती है बस। ए भी निकालेंगे, डी सी निकालेंगे, क्योंकि तीनों को पैरेलल प्रूफ करना है। टू फाइंड ए बी, सिंस ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए बी हमारे पास आ जाएगा ओ बी की जगह बी, ओ ए की जगह ए। यहाँ पे हम अपनी कंडीशन यूज कर सकते हैं, जो कंडीशन ऊपर इस्तेमाल करिए, बी माइनस ए इज इक्वल टू लैम्डा सी माइनस डी। तो हमारे पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा सी माइनस डी। तो ए बी आ गया हमारे पास। टू फाइंड ए बी निकालने के बाद हम निकालेंगे डी सी। डी सी हमारे पास है बराबर ओ सी माइनस ओ डी के। तो डी सी हमारे पास आ जाएगा सी माइनस डी। बेटा पैरेलल कैसे प्रूव करते हैं, पैरेलल के लिए क्या होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, बस मैग्नीट्यूड कुछ भी हो। ए बी और डी सी पैरेलल है, क्यों पैरेलल है, दोनों में सी माइनस डी आ रहा है, दोनों में जो वेक्टर है वो सेम है। बस यहाँ पे स्केलर नंबर का फर्क है, यहाँ स्केलर है यहाँ स्केलर नहीं है। तो अंदर वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए इस मल्टीपल को छोड़ के, मतलब डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। डायरेक्शन सेम होने का मतलब है दोनों पैरेलल है। तो सी है दोनों में सी है, माइनस है दोनों में डी है, तो सेम है बिल्कुल ये दोनों चीजें। वेक्टर वाली चीजें बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब है कि ये पैरेलल है। फिर उसके बाद हम निकालेंगे टू फाइंड ई एफ। ई एफ होगा हमारे पास बराबर ओ एफ माइनस ओ ई के। तो हमारे पास ई एफ आ गया बेटा, ओ एफ की जगह आएगा हमारे पास बी प्लस डी अपॉन टू। ओ ई की जगह आएगा ए प्लस सी अपॉन टू।
ई एफ हमारे पास हो गया क्या? अच्छा, एक चीज और हम यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं, मैं बताता हूँ। यहाँ पे मैंने एल्सियम ले लिया 2, तो ये हो गया बी प्लस डी माइनस ए माइनस बी। ई एफ हमारे पास आ गया। अच्छा, तो ये आ जाएगा बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए लिखा हमने, ए बी क्योंकि बी माइनस ए, और डी सी क्या होता है? सी माइनस ए। तो डी सी क्योंकि सी माइनस ए होता है, तो मैं पहले सी लिखूंगा यहाँ पे, माइनस सी प्लस डी अपॉन 2। बेटा यहाँ पे ई एफ आ गया आपके पास बी माइनस ए, माइनस की साइन दोनों से कॉमन निकाली तो ये सी माइनस डी हो गया। एक काम और यहाँ पे किया जा सकता है, ई एफ इज इक्वल टू, बेटा बी माइनस ए किसके बराबर है? ए बी किसके बराबर होता है? बी माइनस ए के। तो ए बी की जगह, मतलब बी माइनस ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ए बी। माइनस की साइन आ गई। सी माइनस डी किसके बराबर है? ये डी सी आपके सामने है, किसके बराबर है? सी माइनस डी के। तो डी सी की जगह आप लिख सकते हैं डी सी, मतलब सी माइनस डी की जगह आप लिख सकते हैं डी सी। इसकी जगह आप लिख सकते हैं डी सी डिवाइडेड बाई 2। मतलब आपके पास ई एफ आ गया हाफ ऑफ ए माइनस बी एंड डी माइनस बी। जरा सवाल पे चलते हैं दोबारा। सवाल में ये भी कंडीशन प्रूफ करनी थी, जरा देखें सवाल में क्या कंडीशन प्रूफ करनी थी। सवाल में कह रहे थे कि इज पैरेलल टू दी पैरेलल साइड्स, कह रहे हैं कि शो दैट द मिड जॉइन लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन है ई एफ इज पैरेलल टू द पैरेलल साइड्स एंड हाफ ऑफ देयर डिफरेंस। मतलब हाफ ऑफ देयर डिफरेंस का मतलब है ए बी और डी सी के डिस्टेंस, हाफ ऑफ देयर डिफरेंस, ए बी और डी सी का जो डिफरेंस है उसके हाफ के बराबर है। ये बात भी प्रूफ करनी थी, तो ये चीज एक प्रूफ हो गई है। क्या चीज प्रूफ हो गई है? इक्वल टू हाफ ऑफ देयर डिफरेंस। एक चीज प्रूव नहीं है कि इस पैरेलल टू दी पैरेलल साइड, कह रहे हैं ये पैरेलल है पैरेलल साइड के। तो बेटा कौन कौन सी पैरेलल साइड? मतलब ए बी और डी सी पैरेलल होते हैं, ये भी इनके पैरेलल है ई एफ भी। तो हम क्या करेंगे, एक और काम करेंगे, दूसरी चीज भी प्रूफ करेंगे। दोबारा से हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू उठाएंगे, ये वाली वैल्यू दोबारा से यही वैल्यू यहाँ उठाएंगे ताकि हम इस बात को प्रूफ कर सकें। तो बेटा ये आपके पास हुआ, सिंस ई एफ था बराबर किसके? बी माइनस ए सी माइनस डी अपॉन 2 के। हम क्या कर रहे हैं, फॉर पैरेलल, पैरेलल के लिए प्रूफ कर रहे हैं सिंस, जैसा कि हमें यहाँ एक कंडीशन पता है कि बी माइनस ए बराबर है किसके? इसके। तो ये पैरेलल की कंडीशन थी कि बी माइनस ए बराबर है लैम्डा सी माइनस डी के। तो देयरफॉर ई एफ हमारे पास आ गया, बी माइनस ए की जगह आया लैम्डा सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। कॉमन निकल रहा है यहाँ से कॉमन निकल रहा है सी माइनस डी, तो ये हो गया लैम्डा माइनस 1 अपॉन 2। तो ई एफ आ गया हमारे पास लैम्डा माइनस 1 सी माइनस डी अपॉन 2। बेटा एक बात गौर से समझो कि
मैंने कहा कि ए बी और डी सी पैरेलल है। क्यों पैरेलल है? क्योंकि इसमें भी सी माइनस डी है और इसमें भी सी माइनस डी है। आगे वाला जो नंबर है वो लैम्डा है, स्केलर है, स्केलर कुछ भी हो सकता है। दोनों में सी माइनस डी है। यहाँ पर भी आ जाओ, सी माइनस डी है, इसमें भी सी माइनस डी है और इसमें भी सी माइनस डी है, तो तीनों में सी माइनस डी दिख रहा है। ये पूरी वैल्यू क्या है? ये पूरी वैल्यू है क्या? स्केलर। ये लैम्डा कोई नंबर होगा, 2 होगा तो ये हो जाएगा 1, 3 होगा तो ये हो जाएगा 2/2, ये हो जाएगा 4 तो ये हो जाएगा 3/2, तो कुछ भी हो सकता है ये। क्योंकि तीनों में सी माइनस डी सेम है, तीनों की डायरेक्शन सेम है, तो इसका मतलब ये है कि हम कहेंगे therefore AB is parallel to DC is parallel to EF। ये भी प्रूव हो गया। बेटा पैरेलल की कंडीशन मैंने आपको यही बताई ना कि पैरेलल की कंडीशन में क्या होगा। मैं लिख रहा हूँ ए बी, मिसाल के तौर पे दो वेक्टर्स लिख रहा हूँ, ए बी आई प्लस जे, डी सी दूसरा वेक्टर है ये है 2 × I+J। तो इन दोनों वेक्टर्स में अगर आप देखें तो दोनों में I+J सेम है, दोनों में कंपोनेंट सेम है। फर्क किस चीज का है? यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। किसका फर्क है? फर्क है मैग्नीट्यूड का, स्केलर का फर्क है। स्केलर का फर्क होने का मतलब ये नहीं है कि पैरेलल नहीं होंगे, क्योंकि दोनों में I+J है, दोनों में I+J है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो हम कहेंगे कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी, बट ए बी इज नॉट इक्वल टू डी सी। दोनों बराबर नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल मींस दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी आ जाओ कि आई अगर और जे होता, ये I-J हो जाता, यहाँ पे भी I-J हो जाता, यहाँ पे भी I-J हो जाता है। यहाँ पे मैंने वेरिएबल ले लिया आई जे की जगह, तो सी माइनस डी, सी माइनस डी, सी माइनस डी सेम है। आगे नंबर्स का फर्क है, लैम्डा मिसाल के तौर पे कोई भी नंबर हो सकता है, 2 भी सपोज कर सकते हैं, 2 तो ये हो गया 2 - 1/2, तो ये 1/2। तो आगे जो नंबर्स हैं उनका सिर्फ फर्क है, नंबर्स का फर्क है, वेक्टर्स में फर्क नहीं है। मतलब सी लिखा है तो यहाँ भी सी लिखा है, यहाँ पे भी पहले सी लिखा हुआ है। यहाँ माइनस डी लिखा है तो यहाँ भी माइनस डी लिखा है और यहाँ भी माइनस डी लिखा है बाद में, तो इसका मतलब है वेक्टर का फर्क नहीं है। सिर्फ किस चीज का फर्क है? फर्क है बाहर वाले नंबर का, स्केलर का। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 2। इसी तरीके से होगा, आप आसानी से कर लेंगे, काम सारे यही होंगे। उसमें कंडीशन में यहाँ प्लस की साइन आएगी, और उसमें कह रहे हैं कि नॉन पैरेलल साइड्स को मिलाने वाली लाइन का मिड, नॉन पैरेलल साइड्स जो हैं उनके मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन, ये लाइन कह रहे हैं ये तीनों पैरेलल हैं, सही है। और इसको भी ई एफ कहते हैं अगर हम, तो ये बराबर है हाफ ऑफ ए बी प्लस डी सी के, ये लिखा हुआ है हाफ ऑफ देयर सम के। नहीं बेटा आप कर लेंगे, ये बहुत आसान है। इसको ई कहेंगे, इसको एफ कहेंगे, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी। ई जो है वो ए डी का मिड पॉइंट होगा, एफ जो है वो बी सी का मिड पॉइंट होगा। मतलब आपको काम थोड़ा सा डिफरेंट ये करना होगा, ई और एफ की दोनों की थोड़ी सी अलग वैल्यू आएगी, बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक वाला काम सेम होगा। प्रूफ क्या करना होगा? ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी प्लस डी सी। यहाँ प्रूफ करा था हाफ ऑफ ए बी माइनस डी सी, तो यहाँ बस प्लस की साइन होगी। बोर्ड क्लियर करके बता देता हूँ मैं। देखो बात हो रही है ट्रेपेजॉइड की, सवाल में कहा जा रहा है शो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ
ये नॉन पैरेलल साइड्स, तो ये साइड और ये साइड नॉन पैरेलल साइड कहलाती है। ये ए हो जाएगा पॉइंट, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी। नॉन पैरेलल साइड्स का मिड पॉइंट, इसको आपने ई कह दिया, इसको आपने एफ कह दिया। कह रहे हैं इसको मिलाने वाली लाइन मतलब पैरेलल है ए बी के डी सी के, मतलब ये तीनों पैरेलल प्रूफ करनी है आपको। तो आपको क्या करना होगा, आपको ए बी निकालना होगा, आपको डी सी निकालना होगा, आपको ओ ई निकालना होगा, सबसे पहले ओ एफ निकालना होगा आपको, फिर ए बी डी सी निकालना होगा। पैरेलल की कंडीशन यूज़ करेंगे, ए बी लैम्डा डी सी के बराबर है। फिर उसके बाद ई एफ निकालेंगे, मतलब ये सारी चीज़ें आपको निकालनी होंगी। ई एफ की जो वैल्यू है वो बराबर होगी हाफ ऑफ देयर सम के, हाफ ऑफ देयर सम मतलब पैरेलल साइड्स के सम के बराबर होगी। पैरेलल साइड्स ए बी और डी सी। हाँ मैं भेज रहा हूँ, अभी फ़ौरन भेज रहा हूँ। तो बच्चों क्या कहते हैं, आज के काम को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब हमारे पास जो है वो एक दो तीन सवालात रह गए हैं। तो सर अकरम से बात कर लेता हूँ, मेरी कोशिश ये होगी कि मैं रिकॉर्डेड लेक्चर दे दूँ उसका। एग्जाम्पल्स बिल्कुल आपसे हो जाएंगी, वो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर में बता दूंगा। एग्जाम्पल मैं आपको भी मतलब फ़िलहाल बता ही देता हूँ कि एग्जाम्पल नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 आप कर सकते हैं। ऐसा सवाल आप लोग पहले कर चुके हैं, पेज नंबर 340 पे जो है ऐसा सवाल सेम एज क्वेश्चन नंबर 5। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।